Hello everyone, welcome to ITLS Academy। हमारे लेक्चर का टॉपिक है फूड टॉक्सिन्स, एलर्जेंस एंड रिस्क असेसमेंट। So let us see what are food toxins, allergens and what is risk assessment। सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखेंगे कि किस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं। As part of their natural protection mechanism to survive adverse growing conditions, insect attack or other kind of hostile environment, plants or fungi can naturally produce a variety of toxic chemicals। होता क्या है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, इनमें एक डिफेंस मैकेनिज्म होती है ताकि अगर कोई भी इंसेक्ट अटैक करे, कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करे या फिर एडवर्स कंडीशंस जैसे कि पानी की कमी है, सूखा है या बहुत ज़्यादा बारिश है या कोई ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि चैलेंजिंग हो, उससे बचने के लिए इनके पास तरह तरह के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। उसी में एक होता है टॉक्सिक केमिकल्स का सिक्रीशन। टॉक्सिक केमिकल्स का सिक्रीशन प्लांट्स तब करते हैं जब उन पे कोई पैथोजन अटैक कर देता है, कोई कह सकते हैं कि बाहर से डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करता है, वो केमिकल्स का सिक्रीशन करते हैं और ऐसे केमिकल्स जो कि उस पैथोजन पे अपनी प्रतिक्रिया दें और उसको मारने में, उसको किल करने में मदद करें। These can be toxic when consumed by humans। ये जो केमिकल्स होते हैं ये टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं। अगर इनको ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं तो इनके लिए काफ़ी ये नुकसानदेह हो सकते हैं। एंड इन सम केस बी म्यूटाजेनिक और कार्सिनोजेनिक। सिर्फ ये हार्मफुल ही नहीं हो सकते हैं, ये म्यूटाजेनिक भी हो सकते हैं और कार्सिनोजेनिक भी हो सकते हैं। म्यूटाजेनिक होता है कि आपके जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ जो डीएनए है, उस डीएनए में ये म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं और ये कैंसर कॉज भी कर सकते हैं। ये केमिकल्स इस लेवल तक टॉक्सिक होते हैं कि ये डीएनए में म्यूटेशन भी कर सकते हैं, इवन ये कैंसर कॉज भी कर सकते हैं। The manufacturer needs to be aware of the potential risk of plant toxins and have appropriate management system in place to minimize the risk to consumers of the food product they produce। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो प्लांट्स हैं या कोई तरह तरह के फूड बना रहे हैं, उनको ये अवेयर रहना होता है कि जो टॉक्सिन्स सिक्रीट किए जा रहे हैं प्लांट्स के द्वारा, क्या क्या रिस्क है, क्या ये डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, कितने ज़्यादा ये हार्मफुल हो सकते हैं, कितने ज़्यादा ये खतरनाक हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रोडक्शन किया जाता है और एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसको कि सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हर प्लांट से कि क्या केमिकल सिक्रीट होते हैं, कैसे कैसे वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ताकि वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल ना हो। एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम इसके लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लांट टॉक्सिन्स। प्लांट से सिक्रीट होने वाले केमिकल्स जो कि वो अपने डिफेंस के लिए बनाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है, ये टॉक्सिन्स होते तो बहुत खतरनाक हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। इवन जो कैटल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, जो घास वगैरह खाते हैं, प्लांट खाते हैं, उनके लिए भी ये हार्मफुल होते हैं, लेकिन ये खुद प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होते। प्लांट इनको प्रोड्यूस जरूर करता है लेकिन वो इन टॉक्सिन्स से अफेक्टेड नहीं होता। ये दूसरों पे जाके अफेक्ट करते हैं, इस पे खुद पे नहीं करते। Naturally occurring plant related toxins include oxalic acid and prussic acid। ये नेचुरल तरीके से जो प्लांट्स में दो टॉक्सिक प्रेजेंट होते हैं उनका नाम दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड एंड प्रूसिक एसिड। Those produced by fungi
and molds include Alternaria, ergot and mycotoxins. ये जो ऑक्जेलिक एसिड एंड प्रूसिक एसिड हैं ये फंजाई एंड मोल्ड्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गल टॉक्सिन होते हैं विच कैन बी कंसनट्रेटेड इन सी फूड, इंक्लूड ओकैडाइक एसिड एंड डोमोइक एसिड। ये दो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि एल्गी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। At the product development stage, all plant-derived ingredients must be considered for the potential of these naturally occurring toxins. जब जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप प्लांट से ले रहे हैं किसी भी फूड प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो यहाँ पे उनसे जो निकलने वाले टॉक्सिन्स हैं, उनके जो नेचुरल टॉक्सिन्स हैं, उनका कंसीडरेशन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे उनको मैनेज नहीं किया तो आगे चल के वो सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल सिद्ध होंगे। टू कॉज एक्यूट और क्रोनिक हार्म टू कंज्यूमर, ताकि इनका मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि ये एक्यूट का मतलब होता है कोई ऐसे डिसीज़ जिसमें कि आप ये समझ लीजिए कि बचना मुश्किल ही होता है, क्रोनिक डिसीज जिसको बोलते हैं। एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स मस्ट बी इन प्लेस टू मिनिमाइज हार्म टू द कंज्यूमर्स, और प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ताकि जो कंज्यूमर्स तक चीज़ें पहुंच रही हैं उनमें हार्म को मिनिमाइज किया जा सके, उनमें जो नुकसान हो सकता है टॉक्सिन्स के द्वारा उसको कम किया जा सके, और पूरी की कोशिश की जानी चाहिए कि पूरी तरीके से उसको एलिमिनेट किया जा सके। The manufacturer must have appropriate food safety risk assessment process in place. जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनके पास में प्रॉपर फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होनी चाहिए। रिस्क असेसमेंट क्या है हम पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप लोग स्विच कर जाइए उस वीडियो पे अगर आपने वो नहीं देखा है, क्योंकि चीज़ें एक प्लान्ड वे में चल रही हैं तो सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो रिस्क असेसमेंट पे एक पूरा का पूरा लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास में फूड सेफ्टी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए दैट कंसिडर दैट these natural toxins, if they are likely to occur in ingredients or products that are to be processed, and how the risk of harm to consumers can be mitigated. कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे किसी भी प्रोसेस से जो रिस्क पहुंच रहा है, जो हार्म पहुंच सकता है कंज्यूमर्स को, जिस सोसाइटी में आपका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस हार्म को कम किया जाए या उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। एक पॉइंट आया था यहाँ पे जो कि म्यूटाजेन था। तो म्यूटाजेन क्या होते हैं? म्यूटाजेंस आर फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। ये फिजिकल एजेंट भी हो सकते हैं, केमिकल एजेंट भी हो सकते हैं। दैट चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, और चेंज कैसे करते हैं? चेंज करने की प्रोसेस होती है म्यूटेशन। म्यूटेशन के द्वारा ये उसको चेंज कर सकते हैं। एंड सो डूइंग इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जेनेटिक म्यूटेशंस दैट अकर इन द बॉडी। और इस तरीके से ये बहुत सारे म्यूटेशंस को बढ़ावा दे सकते हैं, दीज म्यूटाजेनिक एजेंट और म्यूटाजेंस। Adverse reactions to food. More widespread adverse reactions to food and food ingredients not only include allergic reactions but also reactions such as functional food intolerance due to enzymatic abnormalities like enzymopathy in individuals. जो फूड है या फूड में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जिन चीज़ों से फूड बना हुआ है, उनके कुछ एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी। ये भी एक कह सकते हैं कि ये इसका रिएक्शन ही है फूड का। इसके अलावा फूड इनटॉलरेंस हो जाता है। इनटॉलरेंस का मतलब आप उसको खा नहीं पाते हैं, और ये हो जाता है ड्यू टू एंजाइमेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। आपने फूड खाया, वो आपको वॉमिट करा देगा या कोई और एडवर्स कंडीशन पैदा कर देगा, और ये एंजाइम
एंजाइम्स की एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से होता है कि वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और इसको एंजाइमोपैथी भी बोला जाता है। About 1 to 2% of adults and between 5 to 7% of children are thought to suffer from some type of immunoglobulins, that is IgE mediated food allergy. IgE क्या है? एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एक कह सकते हैं एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि एलर्जी अगर हो जाती है बॉडी में, तब ये आके रिस्पॉन्स क्रिएट करता है अपना। The higher incidence of allergies in infants is due to allergy to cow's milk. जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ज़्यादातर काउ मिल्क से एलर्जी होती है, which children generally grow out of by individuals can experience both immunological and non-immunological adverse reactions to food. जो एडवर्स रिएक्शंस होती हैं ये इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती हैं, इम्यून सिस्टम को ये एक्टिवेट कर सकती हैं, या फिर नॉन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकती हैं। एडवर्स रिएक्शंस टू फूड दैट हैव एन इम्यूनोलॉजिकल बेसिस आर टर्म्ड फूड एलर्जीज। अब ये जो इम्यूनोलॉजिकल बेसिस पे होता है इसको फूड एलर्जी बोला जाता है, और ये जो एलर्जी होती है ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करवाती है। इम्यून सिस्टम में इम्यूनोग्लोबिन ई, जिसको कि IgE भी बोला जाता है, वो सामने आता है एलर्जी से डिफेंस के लिए, एंड इंक्लूड दोज दैट इन्वॉल्व IgE mediated reactions and the autoimmune conditions requiring gluten avoidance, celiac disease, which is thought to have a cellular immune mechanism. अब जो IgE mediated reactions होती हैं ये ऑटो इम्यून कंडीशंस भी गेन कर सकती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब होता है बॉडी अपने आप को ही ख़त्म करने लगती है, अपनी ही सेल्स को खाने लगती है। जैसे कि इसमें ग्लूटेन अवॉइडेंस होता है। अब इसमें डॉक्टर्स आपको मना करते हैं कि आप ये ग्लूटेन वाली डाइट मत लीजिए। कोलिक डिसीज़ होती है, ये भी हो सकती है। और ये सेलुलर इम्यून मैकेनिज्म होती है, क्योंकि इसमें जो ऑटो इम्यून डिसीज़ है इसमें सेल्स अपने आप को ही अटैक करने लगती हैं, अपनी बॉडी अपने आप को ही मारने लगती है। In total, over 170 foods have been documented in scientific literature as causing allergic reactions. लगभग 170 फूड पहचान की गई है जो कि एलर्जी कॉज कर सकते हैं। However, most plant allergens belong to a small number of protein superfamilies. जबकि जो प्लांट एलर्जेंस होते हैं ये बहुत कम हैं, जबकि जो फूड एलर्जेंस हैं इनकी मात्रा ज़्यादा है। Proteins that cause an adverse response in susceptible individuals can be divided into groups or families. जो प्रोटीन्स होती हैं जो एलर्जीज कॉज करती हैं उनको ग्रुप्स में और फैमिलीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसे कि कुछ यहाँ पे फैमिलीज दी हुई हैं। प्रोलैमिन फैमिली ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिस्पॉन्स टू एन इंसेक्ट अटैक। अगर कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो प्रोलैमिन सुपर फैमिली की प्रोटीन्स सिक्रीट होती हैं एंड एसोसिएटेड विद सीरियल्स। सीरियल्स के साथ में ये एसोसिएटेड होती हैं। अगली होती है क्यूपिन सुपर फैमिली। ये एसोसिएटेड होती है ट्रीज के साथ में, सीड्स के साथ में एंड लेग्यूम के साथ में। नेक्स्ट आती है दी प्रोफाइलिन फैमिली। प्रोफाइलिन फैमिली एंड पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन। These are not families but are a group of protein produced as part of the plant defense mechanism. प्लांट में डिफेंस मैकेनिज्म के लिए पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं। इनके लिए इतना ही जानना बताना सफिशिएंट होगा कि जो प्लांट होता है अपने आप को पैथोजेन से बचाने के लिए कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी प्रोड्यूस करता है जो कि जो अटैक कर रहा है उसी पे जाके अटैक कर देती हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँ तो कम से कम 1 घंटा लेगा ये, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। लेकिन इसका एक ओवरव्यू मैंने बता दिया है आप लोगों को
स्टिल अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा दूंगी। Manufacturers need to make themselves more aware of the wider issue surrounding allergic responses to food and more generally adverse reactions to food। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ज़रूरी होता है कि उनको सारी चीज़ें पता हों कि कौन सी चीज़ क्या एलर्जी कॉज कर सकती है या फिर कौन सा फूड कौन सी एडवर्स रिएक्शन कॉज कर सकता है, and food ingredients to ensure that they have followed reasonable and appropriate protocols to meet legislative requirement। ताकि वो अवेयर इसलिए होना चाहिए ताकि जो मैन्युफैक्चरर है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स को फॉलो करे ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके तक कोई भी बैड चीज़ ना पहुँचे, बैड थिंग ना पहुँचे, कोई भी एडवर्स उनको कंडीशन ना फेस करनी पड़े। तो चलिए देखते हैं, एक टर्म आया है यहाँ पे लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स जो कि मैन्युफैक्चरर्स को फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है ये लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स? The Codex Alimentarius Commission Committee on Food Labeling has listed the food and ingredients that cause the most severe reactions and most cases of food hypersensitivity। ये एक कमेटी है जिसने कि डिसाइड किया है, लिस्ट किया है कुछ ऐसे फूड्स को और कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट्स को जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को कॉज कर सकते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में ही एक आता है हाइपर सेंसिटिविटी, तो इसको भी उन्होंने उसमें ही लिस्ट किया है। सो जनरल स्टैंडर्ड्स फॉर द लेबलिंग ऑफ प्री पैकेज्ड फूड स्टेट्स दैट द फॉलोइंग फूड एंड इंग्रेडिएंट्स शैल ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड। पहला तो है कि जो लेबलिंग होती है, जो पैकेजिंग होती है, उस पे जो भी फूड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनको वहाँ पे डिक्लेयर किया जाए, उनको वहाँ पे मेंशन किया जाए। सीरियल कंटेनिंग ग्लूटेन, जिसमें ग्लूटेन प्रेजेंट है वो मेंशन किया जाए, जैसे कि वीट है, राई, बार्ले, ओट्स, स्पैट्स और देयर हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रेन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज, इन चीज़ों से बने हुए सारे प्रोडक्ट्स में। इसके अलावा क्रस्टेशिया एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज, एग्स एंड एग प्रोडक्ट, फिश एंड फिश प्रोडक्ट, पीनट्स, सोयाबीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, इसमें लैक्टोज भी इंक्लूड होगा कि कितना लैक्टोज कंसंट्रेशन है उसमें, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, डिक्लेयर करने पड़ेगा। इसके अलावा ट्री नट्स एंड नट प्रोडक्ट्स एंड सल्फाइट इन कंसंट्रेशन ऑफ 10 mg पर kg और मोर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इतने जो फूड प्रोडक्ट हैं इन सब की लेबलिंग के लिए डिक्लेयर किया गया है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो आप डिक्लेयर करें। क्रॉस कॉन्टैक्ट, The accidental presence of food allergens in a product may arise in 3 main ways। क्रॉस कॉन्टैक्ट क्या होता है कि वो इंटेंशनली नहीं है लेकिन वो एक्सीडेंटली तरीके से वहाँ पे प्रेजेंट हो गया है कोई भी फूड एलर्जन। तो ये 3 तरीके से आ सकता है। पहला है एक्सीडेंटल मिसफॉर्मुलेशन या फिर पुअर लेबलिंग और पैकेजिंग कंट्रोल leading to the product containing an allergen being packed or labeled incorrectly, या फिर क्रॉस कंटेमिनेशन बाय अ फूड एलर्जन फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोडक्ट। ये 3 तरीके हैं जिसमें कि या तो एक्सीडेंट मतलब अचानक से ही जो फार्मूला बना है, प्रोडक्ट कैसे बनना है उसका मिस फॉर्मुलेशन हो गया, गलत तरीके से बन गया है, या फिर जो लेबलिंग है, लेबलिंग पे उसको प्रॉपर नहीं किया गया है, उसमें भी एलर्जेंस आ गए हैं, या फिर एक जो फूड है वो किसी दूसरे फूड से कंटेमिनेट हो गया है, दैट इज क्रॉस कंटेमिनेशन। Cross contamination of a product by a food allergen via cross contact from a different product may arise as a result of variety of activities, but could be due to residue in shared equipment, airborne dust, or the
improper incorporation of rework material without consideration of the allergen problem. ये जो क्रॉस कांटेक्ट वाला क्रॉस कंटेमिनेशन वाला प्रॉब्लम हो रहा है वो हो सकता है कि कोई ऐसे इक्विपमेंट है बनाने में उनकी शेयरिंग हो गई हो कि जिसमें एलर्जन है उसको पहले बनाया और फिर उसी इक्विपमेंट का यूज़ कर लिया अच्छे वाले प्रोडक्ट को बनाने में, तो क्रॉस कंटेमिनेशन हो गया। या फिर हवा से उड़ के एयरबॉर्न डस्ट है, डस्ट वगैरह से कोई भी एलर्जन पहुंच गया, या इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन हो गया रीवर्क मटेरियल का और एलर्जन की प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो गई। तो कुछ ये वेज हैं जिनके थ्रू क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट का। In companies producing one more than one site or in different buildings on the same site, serious consideration should be given to production segregation in separate buildings. अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट एक ही जगह पे बनाए जा रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि दोनों में प्रॉपर सेपरेशन हो, प्रॉपर सेग्रीगेशन हो, ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए, किसी भी तरीके से क्रॉस कंटेमिनेशन को रोका जा सके। वेयर सेपरेट बिल्डिंग्स आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पे अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स अवेलेबल नहीं हैं वहाँ पे सेपरेट प्रोडक्ट इक्विपमेंट और टाइमिंग सेपरेशन इज रिकमेंडेड। कि ऐसा किया जा सकता है कि एक प्रोडक्ट को पहले बना लिया, दूसरे को बाद में बना लिया, क्योंकि एक साथ बनने से रोकना है ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो या तो उन्हें अलग अलग बिल्डिंग्स में बनाइए, वो नहीं हो पा रहा है तो आप उनमें टाइमिंग का सेपरेशन कर दिए कि किसी को पहले बना लिया, किसी को बाद में बना लिया। Where product equipment is shared between one or more food allergen free product and food allergen containing product and this is unavoidable, the food allergen containing product should be run as the last production of the day immediately before cleaning. अगर ऐसा हो रहा है कि जो जिसमें फूड एलर्जन है और जिसमें फूड एलर्जन नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट को एक ही कंपनी में बनाना है, एक ही साथ में बनाना है, तो ऐसा करना चाहिए कि जो फूड एलर्जन फ्री प्रोडक्ट है उसको पहले बना लीजिए और एकदम लास्ट में जब एकदम क्लीनिंग का समय हो तब आप फूड एलर्जन कंटेनिंग प्रोडक्ट को बना सकते हैं। A formal documented allergen risk assessment should be implemented on site where peanut or nuts or any other allergen in fact are processed or stored to ensure that product containing them do not contaminate peanut free or nut free product. एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए उस साइट पे ताकि सभी लोगों को पता चल सके वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और वो इंश्योर कर सकें कि दोनों ही प्रोडक्ट एक साथ में ना आ पाएं। Nuts should be stored in designated area and processed on designated lines. जैसे कि नट्स का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, तो जिस एरिया में उनको डेजिग्नेटेड किया गया है वहीं पे उनको बनाना चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए। प्रोडक्शन एंड क्लीनिंग शेड्यूलिंग शुड बी कंसिडर्ड बिटवीन नट फ्री एंड नट प्रोडक्ट। अगर जो क्लीनिंग का शेड्यूल किया गया है वो भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि किसी को पहले कर लिया है और जिसमें एलर्जन है या नट प्रोडक्ट है उसको बाद में किया गया है। अगर उन दोनों को सेम ही लाइन में प्रोसेस करना है तो जिसमें एलर्जन कंटेनिंग दैट इज नट प्रोडक्ट है उनको बाद में आप प्रोसेस कर सकते हैं। The required cleaning procedures undertaken after processing nut product to minimize risk of cross contact should be validated and implemented. जो cleaning procedure है वो जिसमें एलर्जन कंटेनिंग जो प्रोडक्ट है दैट इज यहाँ पे नट का एग्जांपल ले रहे हैं तो उसको सबसे लास्ट में प्रोसेस करना चाहिए और उसके बाद में क्लीनिंग को परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो क्रॉस कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम है उसको अवॉइड किया जा सके। The allergen control procedure of suppliers should also be considered so that the likelihood of contamination of raw material, ingredients और packaging is minimized. जो allergen control procedures हैं
उन सभी को पहले से ही फॉलो करना चाहिए ताकि जो चांसेस हैं कंटेमिनेशन के उनको मिनिमाइज किया जा सके। एलर्जेनिक मटेरियल्स में ऑल्सो अराइज फ्रॉम प्रोसेसिंग एड्स, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एक्टिविटी। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि प्रोसेसिंग ऐड है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, इनसे भी आ सकते हैं। एंड फैक्ट्री प्रोडक्ट ट्रायल के दौरान भी ये एलर्जिक मटेरियल्स आ सकते हैं। सो कंट्रोल शुड बी इन प्लेस टू एड्रेस ऑल दीज पोटेंशियल सोर्सेज। तो इन सब को रोकने के लिए प्रॉपर सोर्सेज, प्रॉपर मेजर्स पहले से ही लेने चाहिए ताकि किसी भी तरीके के कंटेमिनेशन को रोका जा सके। नेक्स्ट आता है क्वांटिफाई एलर्जेंस इन फूड। क्वांटिफाई का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना। तो ये क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका, चलिए देखते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऑफ फूड एलर्जी हाईलाइट्स that in order to develop the most cost effective food allergen management system it is important to quantify the amount of a food allergen needed to trigger an adverse condition in the body, which allergens in the food must be monitored, and how the allergen behave during process। क्या कहा गया है इस स्टेटमेंट में, इतना सा बताया गया है कि कोई भी फूड में जो एलर्जन है वो कैसे काम करता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, उस एलर्जन को क्वांटिफाई करके अच्छी खासी अमाउंट में उसको पहले बनाएं, फिर उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन सब की प्रोसेसिंग पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि जो पर्टिकुलर एलर्जन है वो कितना खतरनाक है, वो कितना हार्म पहुंचा सकता है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज पहले ही हो जाए तो उस हिसाब से ही उसकी सेफ्टी को बनाया जा सके कि किसके लिए कम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और किसके लिए ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले आपको क्वांटिफाई ही करना पड़ेगा एलर्जन को, तभी आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान पाएंगे। As there are no economic analytical techniques to positively release food on a batch-by-batch basis, preventive measures are critical to address allergen control from the product development stage through the product labeling on consumer purchase। अभी तक ऐसी कोई भी इकोनॉमिकली टेक्निक्स नहीं है जो कि हर बैच के जैसे ही फूड बना और उसको प्रॉपर उसको तुरंत ही जैसे ही बन के रेडी हुआ प्रोडक्ट उसको मेज़र कर लिया कि उसमें कोई एलर्जन है या नहीं है। इस तरीके की कोई एनालिटिकल टेक्निक्स अभी तक नहीं बनी है, इसीलिए ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि पहले से चीज़ों को मैनेज किया जाए और उसके बाद में प्रोडक्ट की लेबलिंग प्रॉपर की जाए कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें और किस तरीके से वो बना हुआ है, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने आप से उन चीज़ों को जान सकें कि अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो वो उस प्रोडक्ट को ना लें। These measures need to be reviewed in the instance of non-conformance being identified so that they continue to be effective। ये सारे मेजर्स पहले से ही ले लेने चाहिए और इनको कंटिन्यू रिव्यू करना चाहिए, बार बार इन प्रोसीजर्स को एक प्रॉपर इंटरवल पे, जैसे कि 6 महीने हो गए या 1 साल हो गया, उसके बाद में इनको प्रॉपर रिव्यू करना चाहिए। कोई करेक्शन है तो करेक्शन करना चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट भी कर लेना चाहिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए IITLS Academy को on various social media platforms। Thank you for watching. Like this video, share this video, and also subscribe to our YouTube channel. So thank you very much everyone. Thank you again.